जंग के दौरान अगर आपका कंपेनियन जख्मी हो जाए तो आप उसे मारकर उसका गोश्त खाकर जिंदा रह सकते हैं। ये अल्फाज युगांडा के डिक्टेटर ईदी अमीन के हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम ईदी अमीन के बारे में ही बात करेंगे, सो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना और ऐसे ही मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, तारीख अभी हिटलर और स्टालिन के दिए गए जख्मों से बाहर नहीं आई थी। जी हाँ दोस्तों, ईदी अमीन ने जो जुल्म की दास्तानें रकम की हैं उसको भी तारीख कभी भूल नहीं पाएगी। इसकी जुल्म की दास्तानों की तादाद बहुत लंबी है। इसका सबसे घटिया और घिनौना काम ये था कि ये इंसानों का गोश्त खाता था। जी हाँ, ये जिन लोगों को मारता था उनका गोश्त कच्चा खा जाता था। दोस्तों, ईदी अमीन के खिलाफ जाने वाला कोई भी शख्स जिंदा नहीं बच पाता था। वो उन्हें ऐसी मौत देता कि जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती थी। दोस्तों, ईदी अमीन ने अपने 8 साल डिक्टेटरशिप में तकरीबन 6 लाख के करीब लोगों को मार डाला था। दोस्तों, ईदी अमीन का बचपन बहुत ही गुर्बत में गुजरा था। इसके वालिदैन इसके बचपन में ही बिछड़ गए थे। ये अपनी माँ के साथ बम्बू शहर में रहने लगा था। गुर्बत की वजह से इसकी माँ इसको ज्यादा पढ़ा भी नहीं सकी, जिसकी वजह से ये सिर्फ 4 क्लास से कर सका। उसके बाद ये काम करने लग गया। सिर्फ 20-21 साल की एज में इसने ब्रिटिश एम्पायर को ज्वाइन कर लिया। उस वक्त ब्रिटिशर्स को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो युगांडा के लोगों को समझ सके, उनकी लैंग्वेज को जानता हो, जो उनको मैनिपुलेट कर सके। तो उनको ईदी अमीन की शक्ल में ये आदमी मिल गया और ईदी अमीन भी उनकी हर बात को मानने लगा। ब्रिटिशर्स को अफ्रीका में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ईदी अमीन ने उनको फुल सपोर्ट किया। उन्होंने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। 1952 से लेकर 1960 तक चले माओ माओ रिवॉल्ट में कीनिया और सोमालिया के दरमियान होने वाली जंग में ब्रिटिश की तरफ से ईदी अमीन लड़ रहा था। इसने इतनी दरिंदगी से लड़ा, इसने सामने वालों को जिंदा ही दफन कर दिया। वो इतने डिफरेंट तरीके से मारता था कि सामने वाले लोग वैसे ही डर जाते थे। ऐसे वो ब्रिटिशर्स की नजरों में आने लग गया और ऐसे ही उसका रैंक बढ़ता गया और ऐसे ही 1962 में वो ब्रिटिश का हाई सेकंड कमीशन ऑफिसर बन गया और यहीं पे से मिल्टन अबोटे यानी कि वो भी हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर था। इन दोनों की दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि इन दोनों ने मिलकर ब्रिटिशर्स के नाक के नीचे ही उनके ही गोल्ड आर्मी वेपन स्मगल करना शुरू कर दिए। यही वो दौर था कि जब दोनों अपनी पावर का मिस यूज करने लगे। जो जो लोग इनके खिलाफ जाते गए ये उनको ठिकाने लगाते गए। ब्रिटिशर्स को कानो कान खबर ना हुई और जब खबर हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आगे इंडिपेंडेंस आ रहा था। तो ब्रिटिशर ने मजबूरन, क्योंकि कोई और कैपेबल इंसान भी नहीं था, 19 अक्टूबर ऑफ 1962 को इंडिपेंडेंस देने के बाद अबोटे बन गया युगांडा का प्रेसिडेंट और ईदी अमीन बन गया चीफ ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस। अब जाहिर सी बात है, ईदी अमीन जो है वो प्रेसिडेंट यानी कि अबोटे के अंडर काम करने लग गया था, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अब पावर को लेकर दोनों में अनबन शुरू हो गई और ये अनबन इस हद तक पहुंच चुकी थी कि ईदी अमीन ने पूरी आर्मी को उसके खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया था और ईदी अमीन ने अबोटे को मरवाने का पूरा प्रोग्राम तैयार कर लिया। जैसे ही अबोटे को ये बात पता चली, उसने उसका रैंक कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस से कमांडर ऑफ चीफ ऑफ द आर्मी बना दिया। इससे ईदी अमीन का सारा इन्फ्लुएंस टूट गया। इससे ज्यादा ईदी अमीन और ज्यादा गुस्से में आग बगोला हो गया। अब ईदी अमीन को सिर्फ 2 चीजें चाहिए थी, एक प्रेसिडेंट की कुर्सी, दूसरा अबोटे की मौत। अब इसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। उसने पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए लोगों के बीच जाने लगा ताकि वो अपनी पोजीशन को दोबारा हासिल कर सके और लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, उसकी बातें सुनना शुरू हो गए। और अब ईदी अमीन का वक्त शुरू होने वाला था। वो वक्त आया 25 जनवरी ऑफ 1970 जब अबोटे को कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द मीटिंग के लिए सिंगापुर जाना पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाकर ईदी अमीन ने खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब ऑलरेडी आर्मी का दबदबा था ही और लोगों में इसकी इमेज भी बहुत अच्छी थी। लोगों ने भी इसको एज ए प्रेसिडेंट तस्लीम कर लिया और यहीं से फिर युगांडा की एक डार्क हिस्ट्री शुरू होती है। पावर में आते ही सबसे पहले उसने अबोटे को युगांडा में एंट्री बंद कर दी। इसके बाद तो ईदी अमीन ने फिर एक ऐसी हिस्ट्री लिखना शुरू की जिसको कभी भी कोई भुला नहीं सकता। इसने किलर स्क्वाड की पूरी आर्मी खड़ी कर दी। जो इसको मारना चाहती हो उसको फौरी तौर पर ये मार देती थी या फिर जो अबोटे का सपोर्टर थे उनको भी मार देती थी। किलर स्क्वाड के पास इतनी पावर थी कि अगर शक की बुनियाद के ऊपर ही ये पूरे के पूरी ट्राइब को मार देते थे। और 1972 में फिर ईदी अमीन को एक ऐसा ख्वाब आया जिसमें वो कहता है कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया है कि एशियंस को युगांडा से बाहर निकाल कर फेंक दे। अब ये सच में ख्वाब था या कोई एक नई तरकीब थी उसकी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। I had a dream sent last night from God. He has instructed me to throw out all Asians from the country. Uganda must be for Ugandans only. और फिर इसने ऐसा ही किया। ईदी अमीन ने स्पेशल चैम्बर बना रखे थे और इन चैम्बर्स के दरवाजों को इलेक्ट्रीफाई किया गया था ताकि लोग अगर हाथ लगाएं तो मर जाए।
वहाँ पे वो लोगों को रखता था और वो चीखते चलाते और वो ऐसे ही मर जाते थे। उसके बाद वो जो लाशें होती थी वो सारी लाशों को मगरमच्छों के हवाले कर देता था। कभी कभी वो चैम्बर के अंदर पानी छोड़ देता और उसके अंदर बिजली की नंगी तारें फेंक देता और इस तरह लोगों को मार देता था। कभी वो अंदर पॉइजनस गैसेस छोड़ देता था, उनके दिलों को निकाल लेता था। ईदी अमीन हिटलर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। वो कहता था अगर वो ज्यूज़ के साथ कर सकता है तो मैं इन लोगों के साथ क्यों नहीं कर सकता। Is it true that you said that Hitler didn't kill enough Jews during the war? और कभी कभी ऐसा होता था कि जिन लोगों को वो मारता था उनकी लाशों के साथ घंटों घंटों बातें करता रहता था। ईदी अमीन ने अपनी ही चौथी बीवी को, जिसको छोड़ चुका था जब वो प्रेग्नेंट थी, उसको उठा के लेके आया। उसकी प्रेगनेंसी में ही उसका पेट काट डाला, उसके हाथ काट डाले और उसका पाँव काट डाले। और फिर आस्ता आस्ता युगांडा के लोगों के सामने ईदी अमीन की हरकतें भी सामने आना शुरू हो गई। उसने जो जुल्म किया था वो भी आस्ता आस्ता लोगों के सामने आना शुरू हो गया और वो भी डरा नहीं। और ऐसे करते करते युगांडा की इकॉनमी भी क्रैश होना शुरू हो गई। इसको बचाने के लिए उसने तंजानिया के ऊपर हमला कर दिया। वो इस हमले में हार गया। इससे बचने के लिए वो लीबिया भाग गया और इसके बाद वो सऊदी अरेबिया भाग गया और वहाँ पे 16 अगस्त 2003 में उसकी ऑर्गन फेलियर की वजह से डेथ हो गई। तो दोस्तों ये थी स्टोरी ईदी अमीन द डिक्टेटर ऑफ युगांडा। दोस्तों कुछ लोग उसको अपना हीरो मानते थे और कुछ लोग उसको अपना विलन। तो आपको इसके बारे में क्या राय है, आप इसको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।